सो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोच आईएएस। तो आई होप आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। जो भी नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं, अगर उनको इसकी पीडीएफ चाहिए तो उनको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट करते हैं अपना एनालिसिस 22 जून के लिए। उससे पहले अपन अपना कोड देख लेते हैं। आज अपना कोड क्या कहता है? इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला आप सबको ध्यान होना चाहिए कौन थे। ठीक है, इनका कोड क्या कहता है कि सब चीज़ें इम्पॉसिबल लगती हैं जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए। तो अपने को ये ध्यान देना चाहिए कि बस अपन उसको कैसे कंप्लीट कर सकें, और अपने आप को ये ना बोले कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ। अपन सब जने सब चीज़ें कर सकते हैं, बस अपने को तरीका पता होना चाहिए कि इसको कैसे अच्छे से किया जा सकता है। अपन चलते हैं अपने फर्स्ट आर्टिकल पे। अपना फर्स्ट आर्टिकल कहता है टेंडर्स फॉर प्रोजेक्ट ऑन महादेवी रिवर इन कर्नाटका मे नॉट फाइंड एनी टेकर्स। ठीक है, तो अपन आज देखेंगे कि महानदी रिवर कहाँ है। ठीक है, ये अपने को कैसे अपने प्रीलिम्स में हेल्प कर सकती है। मेंस में अपने को हेल्प नहीं करेगी क्योंकि एक लोकेशन है। लोकेशन मोस्टली आपको प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। मेंस में आपको रिवर वाटर ट्रिब्यूनल्स, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट, इन सब के बारे में पूछा जा सकता है। तो अपन देखते हैं महानदी रिवर के बारे में। गोवा एंड कर्नाटका have had long disputes over water sharing or issue of Mahadevi river। तो ये अपन सबको ध्यान है जो अपन पढ़ रहे हैं। महादेवी और महादी इज द वेस्ट फ्लोइंग ओरिजिनेट्स इन द भीमघाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेस्टर्न घाट्स, बेलगावी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। क्या याद करना है आपको? वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। यूपीसी क्या डाल देगा? ईस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में फ्लो होती है? कर्नाटका के, बेलगावी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका भी याद रखेंगे तो भी चलेगा, वो बोल देंगे तमिलनाडु से निकलती है या गोवा से निकलती है या मुंबई से निकलती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। इट इज़ एसेंशियली अ रेनफेड रिवर ऑल्सो कॉल्ड मंडवी इन गोवा। It is joined by a number of streams to form the Mandovi, which is one of the two major rivers. The other one is Jwari river that flows through Ganga। कौन सी दो रिवर मिलके बनती है, राइट? ठीक है, द रिवर ट्रेवल्स 35 किलोमीटर इन कर्नाटका, 82 किलोमीटर। इतना याद नहीं रखना है, मैं आपके से बेसिक फैक्ट्स लेके आ गया। कालसा बंदरी प्रोजेक्ट वॉज प्लान इन 1989। गोवा रेज्ड एन ऑब्जेक्शन इट। तो इसके रिलेटेड जो एक प्रोजेक्ट चल रहा है, कालसा बंदूरी स्कीम। ठीक है, तो महादेवी रिवर वाटर डिस्प्यूट वॉज सेटअप इन 2010। जो मैं आपको बता रहा था कि ट्रिब्यूनल्स कैसे सेट की जाती है वाटर डिस्प्यूट एक्ट से रिलेटेड। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र आर पार्टीज टू द ट्रिब्यूनल्स। ये तीनों के तीनों स्टेट्स इस ट्रिब्यूनल के पार्ट है। तो आपको थोड़ा सा कालसा बंदरू स्कीम अगर बोल दे कि किससे रिलेटेड है, वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट से रिलेटेड है या कोई मतलब लाइक आप बोल सकते हैं आपको कि एमएसपी से रिलेटेड है या समथिंग कुछ फ्रूट से रिलेटेड है। तो अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है इंडिया क्लाइम्स 8 प्लेसेस टू 127 इन ग्लोबल जेंडर इंडेक्स WF रिपोर्ट। तो क्या बोलते हैं? द कंट्री हैड इम्प्रूव्ड 1.4 परसेंटेज पॉइंट्स फ्रॉम 2022 फिगर्स, मेकिंग ए पार्शियल रिकवरी टुवर्ड्स 2020 पैरिटी level. It has closed 64.3% overall gender gap, but has reached only 36.7% parity in economic participation, report sees। तो आज अपन देखते हैं कि ग्लोबल जेंडर इंडेक्स रिपोर्ट कौन निकालता है, कैसे होती है। ठीक है, मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में जानेंगे। ये अपने लिए प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अपने मेंस के आंसर्स में भी लिख सकते हैं जब आप जेंडर गैप के बारे में थोड़ा सा कुछ मेंशन कर रहे हो या इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, ये सारी चीज़ें मेंशन कर रहे हो। तो आज अपन प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से लिखेंगे। और अगर आपको चाहिए कि हाँ इन टॉपिक्स के ऊपर मैं आपके साथ मेंस के क्वेश्चन यहीं डिस्कस करूँ तो आप ज़रूर बताएं। या तो मैं सोच रहा हूँ कि आर्टिकल्स के इन्फॉर्मेशन आपको सुबह हिंदू में दे दी जाएगी, इनके जो रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको शाम को ले आऊँगा, मेंस और प्री के अलग अलग। तो आपको रिवीजन करने में मदद होगी। अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। तो ग्लोबल जेंडर इंडेक्स देखते हैं अपन क्या होता है। इट बेंचमार्क्स कंट्रीज ऑन देयर प्रोग्रेस टुवर्ड्स जेंडर पैरिटी इन द की डायमेंशंस विद सब मैट्रिक्स। तो ठीक है, अब क्या बोलते हैं, ये कोई भी प्रोग्रेस मेंशन करनी है ना तो उसको की डायमेंशंस में देखते हैं, मतलब अलग अलग 4 डायमेंशंस में देखा जाता है। ठीक है, तो क्या क्या है वो? इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी। उस कंट्री में लोगों को इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन कितना है, अपॉर्चुनिटी कितनी दी जाती है, सबका पार्टिसिपेशन है या नहीं है, सबको अपॉर्चुनिटी मिलती है या नहीं है। एजुकेशनल अटेनमेंट,
कोई 12th तक ही पढ़ पा रहा है, या कितना, मतलब लाइक एवरेज पे लिया जाए तो कितना पढ़ाई करा है सबने, मतलब लाइक 5th तक ही पढ़े हैं या 6th तक ही पढ़े हैं या उससे आगे गए हैं। हेल्थ एंड सर्वाइवल, लोगों की हेल्थ सिर्फ मतलब लाइक आपने कमा लिया पैसा, लेकिन आप उसके बाद वही पैसा मेडिकल में खर्चा कर रहे हैं, तो आपकी हेल्थ है कि नहीं है अच्छी खासी, वो भी देखा जाता है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, आपको वोटिंग राइट्स है या नहीं है। अपन कई बार देखते हैं कि कई बार कई जगह लोगों को वोटिंग राइट ही नहीं मिलता है, तो वो भी एक एम्पावरमेंट के तौर पे काम करना चाहिए अपने लिए, कि सबके पास पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो कि अगर उनको कुछ चाहिए कि किसी को हटाना है तो वो हटा सकते हैं। ठीक है। On which of the four sub-indices as well as on the overall index of the GGG index provides scores between 0 to 1। तो ये 0 to 1 के बीच में स्कोर प्रोवाइड कराता है, लेकिन देखते हैं अपन 1 क्या बोलता है कि फुल जेंडर पैरिटी है, लेकिन ये 0 क्या बोलता है कि कंप्लीट इम्पैरिटी है। तो अपने को ध्यान होना चाहिए कि अपन को किस साइड जाना है, 1 के साइड मूव होना है। ठीक है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग इंडेक्स विच ट्रैक्स प्रोग्रेस टुवर्ड्स क्लोजिंग दिस गैप्स ओवर टाइम सिंस इंसेप्शन इन 2006। चलिए, तो अपन देखते हैं कि इंडिया का इनिशिएटिव क्या क्या है, मतलब कि इसको पूरा करने के लिए कुछ इंडिया ने इनिशिएटिव्स निकाले हैं। फिर उसके बाद जाके अपन देखेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में, तो अपना आर्टिकल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और हेल्थ सर्वाइवल के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी निकाले हैं, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यहाँ पे क्या होता है, प्रोटेक्शन सर्वाइवल एजुकेशन होता है गर्ल चाइल्ड का। ठीक है। तो लोगों का पार्टिसिपेशन करा रहे हैं। महिला शक्ति केंद्र कैसे, एम्स टू पावर रूरल वुमेन विद अपॉर्चुनिटीज फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो महिला शक्ति केंद्र में क्या होता है, रूरल वुमेन को एम्पावर किया जाता है स्किल्स प्रोवाइड करके। आज अपन देख रहे हैं कि अगर आपके पास स्किल है तो आप कुछ भी काम कर सकते हैं। महिला पॉलिसी वॉलंटियर्स, इट एम्फसाइजेस एंगेजमेंट ऑफ महिला पुलिस वॉलंटियर्स इन स्टेट्स यूटी हु एक्ट एज अ लिंक बिटवीन पुलिस एंड कम्युनिटी एंड फैसिलिटेट्स वुमेन इन डिस्ट्रेस। तो देखिए, बस आपको एम्पावरमेंट के अलग अलग अगर हर डायमेंशन ध्यान है ना, तो आप इजीली आंसर आउट कर पाएंगे। ये आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा कि आप कैसे चीज़ों का आंसर आउट करते हैं। राष्ट्रीय महिला कोष, इट इज़ एन एपेक्स माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स माइक्रो क्रेडिट टू एट कंसेशनल टर्म्स टू पुअर वुमेन फॉर वेरियस लाइवलीहुड्स एंड इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज। सुकन्या समृद्धि योजना, अंडर द स्कीम्स गर्ल्स हैव बीन इकोनॉमिकली पावर्ड बाय ओपनिंग देयर बैंक अकाउंट्स। तो अपन सबने देखा है कि कुछ अमाउंट आपको डिपॉजिट कराना होता है जब से आपका बेबी बॉर्न होता है, उसके बाद 18 साल तक वो अकाउंट में थोड़ा थोड़ा अमाउंट जाता रहता है, जिससे कि 18 साल बाद आपको एक होलसम अमाउंट अच्छे से मिल सकता है, लेकिन आप उसको बीच में नहीं निकाल सकते हैं। फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप, टू प्रमोट फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप द गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड प्रोग्राम्स लाइक स्टैंड अप इंडिया, महिला ही ई हट प्रोग्राम, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, दे हैव बीन ओपनड अप इन एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स। तो ये सारे के सारे प्रोग्राम्स अगर आप थोड़ा बहुत याद रखेंगे ना, तो आप इजीली एम्पावरमेंट का रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया तो आप उसको आंसर कर पाएंगे। तो आप ये सोच रहे होंगे सर एम्पावरमेंट का डायरेक्टली रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं आता है। देखिए, सारी चीज़ें रिलेटेड नहीं आएगी, आपको उसको इंटरलिंक करनी पड़ेगी। तो अपन देखते हैं थोड़ा सा और पॉलिटिकल रिजर्वेशन कैसे है। गवर्नमेंट हैज़ रिजर्व 33% ऑफ द सीट्स इन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर वुमेन। कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे होती है, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स, इट इज कंडक्टेड विद अ व्यू टू एम्पावरिंग वुमेन टू पार्टिसिपेट इफेक्टिवली इन द गवर्नेंस प्रोसेस। तो ये सारे के सारे में से अगर आप 10, मैंने आपको बताया 10 में से अगर आप 5 भी याद रखेंगे ना, तो आप अपने आंसर्स में इजीली लिख सकते हैं। व्हाट इज़ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, मतलब अब जो ये वर्ल्ड रिपोर्ट निकालते हैं उनके बारे में तो पढ़ना जरूरी है। इसके बारे में यूपीएससी बार बार क्वेश्चन भी पूछता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन। क्या है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है किसके लिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए। कब स्टैब्लिश की गई थी, 1971 में। नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन, ध्यान रखें ये सारे के सारे टर्म्स आने वाले टाइम में पूछे जा सकते हैं। एंड इट्स हेडक्वार्टर्स इन जेनेवा स्विट्जरलैंड। क्या बोल देंगे, टर्की में है, गलत हो जाएगा ना। मेजर रिपोर्ट्स क्या क्या है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट, डब्ल्यूईएफ अलॉन्ग विद, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट कौन निकालता है, डब्ल्यूईएफ निकालता है किसके साथ साथ, इनसेट और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी दोनों सब मिलके एक साथ निकालते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, जिसके बारे में आज अपन डिस्कस कर रहे हैं, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। तो ये सारी की सारी रिपोर्ट्स आप वैसे याद रखें, अगर प्रीलिम्स में इनमें से कोई भी क्वेश्चन बना तो आप इजीली आंसर आउट कर पाएंगे। साल में 2-3 बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आता ही रहता है, तो मैं आपको और रिवाइज भी कराता रहूँगा, लेकिन आप एक बार थोड़ा सा नज़र में डाल लेंगे तो आने वाले टाइम में ईजी रहेगा। चलिए, तो अपन नेक्स्ट देखते हैं, द सेनेट कॉकस टू पुश फॉर NATO +5 स्टेटस फॉर इंडिया। तो आज अपन नेटो के बारे में जानेंगे, उसके कुछ मेंबर्स जानेंगे।
नेटो अभी वैसे भी यूक्रेन वॉर के टाइम काफ़ी न्यूज़ में रहा, लेकिन यूपीएससी ने अभी तक सिर्फ प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो आने वाले टाइम 2024 में ये ऑफकोर्स पूछने के चांसेस पूरे रखता है। नेटो क्या है? एक मिलिट्री अलायंस है। आप ध्यान रखेंगे कौन सी अलायंस है, मिलिट्री अलायंस है। स्टैब्लिश बाय द वॉशिंगटन ट्रीटी। कब बनी थी? 1949 में। बाय द यूएन, यूएस, कनाडा, सेवरल वेरियल वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस टू प्रोवाइड कलेक्टिव सिक्योरिटी अगेंस्ट द सोवियत यूनियन। तो अपन देख रहे थे जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो उस टाइम आइडियोलॉजी डिफरेंसेस थे, जैसे यूएस और यूरोप के बीच में और रशिया के बीच में। दोनों एक दूसरे को एक्सपेंड करना चाह रहे थे, तो दोनों ने अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस निकाली, जैसे यूएस की थी नाटो। ठीक है, तो आप इसके मेंबर्स याद कर सकते हैं, जैसे कि बेल्जियम, कनाडा। मैं आपके लिए इसकी मैप भी लाया हूँ जो आपको नेक्स्ट पेज पे मिल जाएगा। फ्रांस, आइसलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पोर्चुगल, यूके, यूएस। तो ये सब क्या क्या है? ये सब इसके मेंबर्स थे। अब ओरिजिनल सेक्रेटरीज देखते हैं अपन कौन कौन थे। ग्रीस, टर्की, जर्मनी, स्पेन, कच रिपब्लिक, हंगरी, पोलैंड, बल्गेरिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, अल्बानिया, क्रोएशिया, मोंटेनेग्रो, नॉर्थ मैसेडोनिया। रिसेंटली क्या हुआ है? रिसेंटली फिनलैंड और स्वीडन ने बोला है कि हमको भी नेटो ज्वाइन करना है, तो इंटरेस्ट दिखाया है उन्होंने। तो अगर अपन इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखें तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? NATO's essential and enduring purpose is to safeguard the freedom and security of its member by political and military means। तो ये है कि अगर इनको एक भी कंट्री को कोई भी, जैसे ये रहे नाटो मेंबर्स जो मैंने आपको बताया ना, ये सारे कंट्रीज़ के नाम जो मैंने आपको दिखाया अभी वो ये है। ठीक है, तो आप जब भी थोड़ा सा मैप भी देखेंगे तो आप देख लें, हाँ याद, कुछ याद रखना, अच्छा ये नाटो है, सर ने बताया था। ठीक है, तो अब इनको नाटो का ऑब्जेक्टिव क्या रहा? इनका ऑब्जेक्टिव ये रहा कि अगर कोई भी कंट्री यहाँ से कोई भी किसी को इनको अटैक करती है तो पूरा अटैक माना जाएगा सबके ऊपर, तो ये सब मिलके उससे फाइट करेंगे। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स देखें, नाटो प्रमोट्स डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड इनेबल्स मेंबर्स टू कंसल्ट एंड कॉर्पोरेट ऑन डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज। तो नाटो क्या करता है? नाटो क्या प्रमोट कर रहा है? डेमोक्रेटिक वैल्यूज प्रमोट कर रहा है, जिससे कि लोगों के बीच में इजीली सॉल्व हो सके प्रॉब्लम। मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स कैन कमिटेड टू द पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स इफ डिप्लोमेटिक एफर्ट्स फेल, मिलिट्री पावर टू अंडरटेक क्राइसिस मैनेजमेंट ऑपरेशन। मतलब टॉक्स हुई लेकिन टॉक्स फेल हो गई तो फिर क्या होगा? मिलिट्री एक्शन होगा। दिस आर कैरिड अंडर द कलेक्टिव डिफेंसेस क्लॉज ऑफ नाटो, क्लासेस डिफेंस ऑफ नाटो फाउंडिंग ट्रीटी आर्टिकल 5। ध्यान रखना है आपको, क्या बोलता है कि कोई भी, जो मैंने आपको वो सही चीज़ बताई कि हाँ कोई भी अगर कोई अटैक करता है तो वो पूरे पे अटैक माना जाएगा। नाटो हैज़ ओनली वंस इन्वोक्ड आर्टिकल 5 on September 2000 following the 9/11 attacks on the World Trade Center in the यूएस आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें थोड़ा सा। चलिए, तो अपन अब देखते हैं हीट वेव के बारे में कि हीट वेव क्या होती है, अपन को इसके बारे में क्या पता होना चाहिए। अगर अपन इसके बारे में क्या क्या जानते हैं तो अपन कैसे फ़ायदेमंद में रहेंगे। पुअर लिविंग कंडीशन हैव एग्जिबिटेड द इफेक्ट्स ऑफ हीट वेव्स। तो अपन अब देख रहे थे कि 2-3 दिन से क्या हो रहा था। 2-3 दिन से मैं आपको एक्सपेक्ट ही कर रहा था कि आर्टिकल आएगा, क्योंकि 2-3 दिन से हीट वेव की वजह से काफ़ी जनों की डेथ हो रही थी, मुंबई, महाराष्ट्र, एमपी, ये सारी जगह पे, राइट। तो आज अपन हीट वेव के बारे में पढ़ते हैं। मेंस में क्वेश्चन बनने के अपने चांसेस रहते हैं, क्योंकि इन्होंने मेंस में ज्योग्राफी में दूसरे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया है, लेकिन अभी तक हीट वेव से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे हैं। तो आने वाले टाइम में इनके पास कुछ फिक्स टॉपिक है जिससे कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इससे वो जरूर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए, तो अपन देखते हैं हीट वेव क्या अब डिफाइन कैसे करेंगे। हीट वेव इज अ पीरियड ऑफ नॉर्मली हाई टेम्परेचर एंड कॉमन फिनोमिना इन इंडिया ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई, जून एंड सम रेयर केसेस इवन एक्सटेंड्स टू जुलाई। तो हीट वेव कब से कब होती है? मई जून तक होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। IMD classifies the heat waves according to regions and their temperature ranges. As per IMD, the number of heat wave days in India has increased from 413 to 600। ये क्या करेंगे आप? इस डेटा को अपने मेंस के आंसर्स में यूज़ करेंगे डायरेक्टली। अगर मेंस का क्वेश्चन आ जाए हीट वेव के बारे में तो आप डायरेक्टली इसको अपने आंसर्स में लिख सकते हैं। द शार्प राइज इन द नंबर ऑफ हीट वेव डेज हैज़ रिजल्टेड ड्यू टू द इंक्रीजिंग इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो अपन देख रहे हैं कि डायरेक्ट कैसे रिजल्ट कर रहा है? क्लाइमेट चेंज को बढ़ा रहा है। क्राइटेरिया क्या एक हीट वेव को डिक्लेयर करने का? द हीट वेव इज कंसीडर्ड व्हेन द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ अ स्टेशन रीचेस एटलीस्ट 40 डिग्री सेल्सियस फॉर प्लेन्स एंड एटलीस्ट 30 डिग्री सेल्सियस फॉर हिली रीजन्स।
ध्यान रखना है आपको। क्राइटेरिया, क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कोई भी चीज़ को डिक्लेयर करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको साइक्लोन बताया था कि साइक्लोन कैसे डिक्लेयर होता है, क्या रूल्स फॉलो किए जाते हैं, वैसे ही हीट वेव कैसे, क्या रूल्स फॉलो किए जाते हैं। इफ द नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ सिचुएशन लेस देन और इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस देन एन इंक्रीज और 5 टू डिग्री सेल्सियस फ्रॉम नॉर्मल टेम्परेचर इज कंसिडर्ड टू बी द हीट वेव कंडीशन। मतलब आप देखिए कि चलिए अपन 20 होता है, वो 40 हो गया ना तो उसको हीट वेव मानेंगे, लेकिन वह नॉर्मली 40 ही रहता है, फिर अपन देखेंगे कि उसमें +5 हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अगर अपन डेजर्ट की बात कर रहे हैं राजस्थान की, तो वहाँ पर टेम्परेचर हमेशा हाई ही रहता है, तो आप वहाँ पे ये नहीं बोलोगे कि नहीं ये डेजर्ट उसकी कंडीशन बन रही है हीट वेव की। वहाँ पे अपन ये देखेंगे कि 40 में +5 हुआ या नहीं हुआ। If the normal maximum temperature of a station is more than 40 degrees Celsius, then an increase of 4 degree to 5 degree Celsius from the normal temperature is considered to be heat wave condition, जो मैंने आपको बताया। Further increase in 6 degree Celsius more is considered as severe heat wave condition। उससे भी अगर 6 डिग्री सेल्सियस और बढ़ जाए तो उसको सीवियर हीट वेव कंडीशन कहते हैं। Additionally, if the actual maximum temperature remains 45 डिग्री सेल्सियस और मोर रेस्पेक्टिव ऑफ नॉर्मल हीट वेव इज डिक्लेयर्ड, तो ये सिंपल सी बात है, वही बात को रिपीट कर रहे हैं। In 2016, the NDMA has issued comprehensive guidelines to prepare national level key strategies for mitigating the impact of heat waves। तो NDMA गाइडलाइंस आपको हमेशा ध्यान होनी चाहिए। जब अपना अपना हीट वेव का आंसर लिख रहे होंगे ना, तो आपको NDMA की गाइडलाइंस जरूर लिखनी है। उससे आपके 2 मार्क के पक्के रहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने निकाली, गवर्नमेंट की अथॉरिटी गाइडलाइंस दे रही है, आप गवर्नमेंट में जाके वर्क करने वाले हैं, तो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। अगर अपन और देखें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप वे फॉरवर्ड में क्या क्या लिख सकते हैं इसके बारे में। अगर मैं आपको इसके बारे में थोड़े से अलग अलग इम्पैक्ट बताना चाहूँ तो मैं आपको बोलूँगा कि जैसे इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हो सकता है। पुअर एंड मार्जिनल फार्मर्स काफ़ी नेगेटिवली इम्पैक्ट होते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या हो सकता है, क्रॉप यील्ड बहुत जल्दी कम हो सकती है हीट वेव्स की वजह से। ठीक है, अपन देखते हैं कि अपने अभी काफ़ी ऐसे क्रॉप्स नहीं है जो रेजिस्टेंस हैं, तो इफेक्ट हो सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी यूसेज बढ़ सकती है, क्योंकि अपने यहाँ क्या होगा कि हाँ, अगर गर्मी बढ़ेगी तो लोग ज़्यादा एसी यूज़ करेंगे, जो कि वीसी साइकिल क्रिएट करेगा कि भाई गर्मी आई, मतलब कि जैसे आपको, अगर इसको अपन वो करें, जैसे कि गर्मी, ठीक है, एसी चलेगा, एसी चलेगा, ज़्यादा गैसेस निकलेगी, ज़्यादा गैसेस निकलेगी, वापस गर्मी बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी, वापस सेम टू सेम साइकिल रिपीट होती रहेगी। ठीक है, ह्यूमन मोर्टेलिटी जो मैंने आपको बताया कि आप एक अभी काफ़ी सारी डेथ हुई हैं इसको रिलेटेड ही। ठीक है, फूड इनसिक्योरिटी हो जाएगी, काफ़ी जन, अगर एग्रीकल्चर प्रॉपर नहीं होगा तो फूड इनसिक्योरिटी रहेगी ना, फूड इनसिक्योरिटी रहेगी तो क्या होगा, लॉ एंड ऑर्डर भी प्रॉब्लम में आ सकता है। तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें कि एक चीज़ से कितने चैलेंजेस हो सकते हैं। अब आप मुझे कि वे फॉरवर्ड जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं जो कि डेली फॉलो कर रहे हैं। तो अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है कि यूएपीए क्या है। What is UAPA? The UAPA is aimed at prevention of unlawful activities association in India। तो मैंने आपको एक करा चुका हूँ मैं आर्टिकल, लेकिन जो नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती है उससे डील करना, जो कि आपके इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं। ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ रेफर्स टू एनी एक्शन टेकन बाय इंडिविजुअल और एसोसिएशन। इंडिविजुअल और एसोसिएशन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। इंटेंडेड टू डिस्टर्ब द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और टेरिटोरियल सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, भले वो इंडिविजुअल हो या एसोसिएशन हो, अगर वो इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया को इफेक्ट कर रहा है तो उसको यूएपी के अंदर चार्ज किया जा सकता है। द एक्ट असाइंस एब्सोल्यूट पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्रोवाइड्स फॉर द डेथ पेनल्टी टू एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट एज द हाईएस्ट पनिशमेंट। किसको पावर दी जा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। प्रीलिम्स में क्या करेंगे वो आपसे, वो आपको बोल देंगे कि नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाती है। मेजर प्रोविजंस क्या हैं यूएपीए के। यूएपीए प्रोवाइड स्पेशल प्रोविजंस टू डील विद द टेररिस्ट एक्टिविटीज अमंग अदर थिंग्स। द सेंट्रल गवर्नमेंट में डेजिग्नेटेड एन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, अगर उसकी क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि वो पार्टिसिपेट्स करता है कोई एक्ट ऑफ टेररिज्म में, या प्रिपेयर भी करता है टेररिज्म के लिए, या प्रमोट करता है टेररिज्म को, या इन्वॉल्व हो सकता है टेररिज्म में कुछ अदर एक्टिविटीज़, जैसे सपोर्ट कर दिया किसी एक्टिव टेररिस्ट को, तो वो भी माना जा सकता है। तो ये सारे के सारे प्रोविजंस अगर फुलफिल होते हैं तो, या इनमें से कोई एक भी फुलफिल होता है तो आपको यूएपीए के अंदर चार्ज किया जा सकता है। आपको इस चीज़ के बारे में ध्यान होना चाहिए। और अपन थोड़ा सा और यूएपीए के बारे में जानते हैं, उसके ट्रिब्यूनल्स के बारे में जानते हैं। अगर इससे यूएपीए से रिलेटेड कोई भी मेंस का क्वेश्चन बना तो अपन इजीली आंसर आउट कर पाएंगे। 2018-19 यूएपीए के ऊपर क्वेश्चन बन चुका है।
अंडर द एक्ट द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द प्रायर अप्रूवल ऑफ द DGI ऑफ पुलिस टू सीज प्रॉपर्टीज दैट मे बी कनेक्टेड विद द टेररिज्म। तो वैसे अगर आपको सीज करनी प्रॉपर्टीज तो आपको कोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको पुलिस भी मतलब जो हायर अथॉरिटी है वो भी अलाउ कर देगी। एडिशनली इफ द इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड बाय द ऑफिसर ऑफ NIA द अप्रूवल ऑफ द डायरेक्टर जनरल वुड बी रिक्वायर्ड टू द सीजर ऑफ सच प्रॉपर्टी। हाँ भाई, अगर पुलिस कर रही है तो पुलिस की हायर अथॉरिटी करेगी, NIA कर रही है तो हायर अथॉरिटी करेगी। It empowers the officers of the NIA the rank of the inspector of above to investigate cases in addition to those conducted by the officer of the rank of the deputy। ठीक है, ये सिंपल से कौन से रैंक से कौन करेगा, ये सिंपल सी बात है। UAPA ट्रिब्यूनल के बारे में जानते हैं। UAPA ट्रिब्यूनल फॉर अ ट्रिब्यूनल टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर इट्स बैंड टू हैव ए लॉन्ग टर्म लीगल सेंसिटिविटी। इट इज हेडेड बाय रिटायर्ड सिटिंग जज ऑफ अ हाई कोर्ट। रिटायर या सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट, ध्यान रखना है कौन हेड करेगा UAPA ट्रिब्यूनल को। On receiving notification of the center, the tribunals call upon the concerned associations to show cause within 30 days from the date of the service। तो ये सारी की सारी थोड़ी सी बेसिक चीज़ें जो आपको ध्यान होनी चाहिए, ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने थोड़ा सा मेंस में इसको थर्ड स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। अगर बोथ साइड से यूज़ किया गया, इंक्वायरी का कितना टाइम होना चाहिए, ठीक है, तो इस चीज़ को अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगर UAPA से रिलेटेड कोई अच्छा आर्टिकल आता है तो मैं आपके लिए और पॉइंट्स लाने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको अपने मेंस के आंसर लाने में मदद करेगी। तो जैसे ही मैंने आपको बताया कि अगर आपको मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जब भी मैं उसको स्टार्ट करने की कोशिश करूँगा। तो अपन ऐसे ही मिलते रहेंगे और एडिटोरियल्स के साथ।